हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। मैं हिमानी चौहान आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज हमारी जो वीडियो है वो होगी मंथली करंट अफेयर्स की, यानी हम अक्टूबर मंथ के जो करंट अफेयर्स है ना उसको मंथली वाइज भी करेंगे, ताकि आप लोग अगर रोज़ आपने डेली करंट अफेयर की वीडियो नहीं पढ़ी तो आप लोग इन वीडियोज़ को पढ़ के करंट अफेयर्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके बाद हम पार्ट सेकंड भी करेंगे। तो आज हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक, आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता जो अभियान है ये किसके साथ मिलकर चलाया है? तो आरबीआई ने ये चलाया है अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, आरबीआई ने जागरूकता अभियान जो चलाया है वो इसमें क्या करेंगे? जितनी भी चीज़ें देखो होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक को पता ही नहीं होता, जैसे कोई उनसे बैंक की डिटेल मांग लेता है, या फिर बहुत ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको बैंकिंग के बारे में नहीं पता होता, या फिर जो अब आजकल जो डिजिटल होता जा रहा है हर चीज़, उन चीज़ों में वो धोखा खा जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से लोगों को अवगत कराने के लिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए ये जो आप कह लो कि प्रोग्राम है, कैंपेन है, इसको शुरू किया गया है। और इसके लिए आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को यहाँ पर चुना है एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी आप कह सकते हैं। तो सभी को अवेयर किया जाएगा इन सभी के बारे में। ठीक है, चलिए आरबीआई की अगर हम बात करें तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का ये कहाँ पे है? मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। अगर ये पूछा गया कि कौन से नंबर के गवर्नर है तो ये 25th नंबर के गवर्नर है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी सभी को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला है। सईदा अनवारा तैमूर का निधन हुआ है अभी हाल ही में। वह किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला सीएम थी? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी सीएम है उस राज्य की, और पहली भी थी ये वहाँ की। तो कौन से राज्य की है ये बताना है, तो उनका नाम ये है असम राज्य की। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, असम राज्य की ये एकमात्र पहली सीएम रही थी। इन्होंने 1972 में पहली बार जो है वो अपना चुनावी करियर शुरू किया था। और अगर हम बात करें ये असम राज्य की मुख्यमंत्री कब से लेके कब तक रही थी, तो 1980 से लेकर 1981 तक सिर्फ 1 साल के लिए रही थी, असम की मुख्यमंत्री बनी थी। तो आपको ये ध्यान रखना, आपसे ईयर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे इनका एक तो नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, जो जो पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक नाम पूछा जा सकता है और एक कौन से राज्य के हैं, तो असम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो हमसे क्या बोला है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। हाँ, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उषा मंगेशकर को। अब आपको नाम से पता चल गया होगा, ये लता मंगेशकर की सिस्टर ही है उषा मंगेशकर। इनको 2020-21 का लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी गवर्नमेंट ये जो अवार्ड है वो आपके लोग की देती है? तो ये देती है महाराष्ट्र की सरकार। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ही ये सम्मानित किया गया है। किसको? उषा मंगेशकर को। ये जो प्राइज़ है ना, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और एक स्मृति चिन्ह जो है वो इसमें दिया जाता है। उषा मंगेशकर ने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने आप कह लो फिल्मों में गाए हैं, बहुत सुपर हिट रहे हैं इनके सॉन्ग्स। और इन्हीं के ही पर्पज़ से, मतलब इसी सबको देखते हुए सांस्कृतिक विभाग ने जो है वो ये पुरस्कार इनको प्रदान किया है। राज्य के मतलब महाराष्ट्र के जो सांस्कृतिक विभाग है उन्होंने उषा मंगेशकर को ये जो प्राइज़ है इससे सम्मानित किया है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उषा मंगेशकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष वर्ग में 2019-21 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो भी कौन सी कैटेगरी में? मेंस कैटेगरी में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। मेंस कैटेगरी में आप लोगों से पूछा गया है ये अवार्ड किसे मिला है, तो आंसर क्या होगा? मेंस कैटेगरी में मिला है गुरप्रीत सिंह संधू को। गुरप्रीत सिंह संधू कौन है? ये गोलकीपर है फुटबॉल में,
और इनको पहली बार जो है वो ये प्राइज़ मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली बार हुआ है गुरप्रीत सिंह संधू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखो इसी कैटेगरी में कुछ और नाम देखो। अगर हम बात करें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, अभी हमने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करी थी जो गुरप्रीत सिंह संधू को मिला था। अगर हम वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये मिला है संजू यादव को। इसके बाद देखो मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला है अनिरुद्ध थापा, और इसी कैटेगरी में वुमेन्स में किसे मिला है, रतनबाला देवी को। नेक्स्ट देखो क्या है, अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी, ये मिला है वैरा मुथु को। और अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी, ये है असिस्टेंट रेफरी, और ये सिर्फ मेन जो रेफरी होते हैं, ये किससे मिला है, अजीत कुमार मितई को। तो आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सारे मैंने इसी की कैटेगरी में बता दिए कि अवार्ड किस किस को मिला है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना, मेंस और वुमेन्स का अलग अलग ध्यान रखना, इसको मिक्स मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माली का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज मोख्तार ओएन। ठीक है, मोख्तार ओअने इनको उनका मतलब इस तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो माली देश के जो राष्ट्रपति हैं बानदौ, ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने थे माली के बानदौ, इन्होंने ही मोख्तार ओएने को माली देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो ये आपको बस फर्स्ट आपको सिर्फ इतना ही जो है वो इसमें ध्यान रखना है। माली की कैपिटल की अगर हम बात करें तो बामो यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरी झुग्गी वासियों के लिए जग मिशन के चरण 2 का शुभारंभ किया है? तो ये है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। देखो जो ये जग मिशन है ना, अगर हम बात करें इसका जो पहला चरण है उसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2015 को। अब इसी का ही दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, जो झुग्गीवासी होते हैं मतलब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। और इस बार जो सेकंड चरण इसका शुरू हुआ है उसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक उड़ीसा के ऑलमोस्ट सभी जितने भी झुग्गीवासी हैं सभी को पक्के मकान जो है वो कंप्लीट करके दे दिए जाएंगे। तो ये इसका जो है एक तरीके का आप कह लो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो किस राज्य में शुरू किया गया है ये आपसे पूछेंगे तो होगा उड़ीसा। ओके, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। यहाँ के CM का नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर का नाम क्या है, गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा पर राष्ट्र के पहले संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जो गंगा पर एक म्यूज़ियम बन रहा है। अब देखो आपको पता है कि म्यूज़ियम में होता क्या है, एक्चुअली बहुत पुरानी टाइप की चीज़ें रखी होती हैं ना, एक तरीके की आप कह लो। तो इसमें भी यही होगा, जो भी चीज़ें जो गंगा की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हैं वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही गंगा पर एक म्यूज़ियम शुरू किया गया है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, किस स्वदेशी बूस्टर की विशेषता वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मोस। देखो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसको बूस्टअप किया गया एक तरीके से, मतलब इसकी जो क्षमता है ना वो बढ़ाई गई है। ये जो मिसाइल बनाई गई है पूरी तरीके से स्वदेशी है। ठीक है, ये मिसाइल क्या काम करती है, सतह पर मार करती है, एक तरीके की ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल देखो डायरेक्ट अपने टारगेट पे जाके जो है वो लग जाती है। और इसी का ही उड़ीसा के बालासोर में, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका परीक्षण आखिरकार हुआ कहाँ पे है। तो उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, वहाँ पे इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इस मिसाइल के बारे में तो सतह पर मार करने वाली बता दी मैंने आपको, एक तरीके की क्रूज मिसाइल है और इसको बूस्टअप किया गया है, यानी इसकी जो क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है, डेवलप करी गई है। ठीक है, अब देखो
अगर हम यहाँ पे बात करें डीआरडीओ की, क्योंकि भाई डीआरडीओ ही सारे डिफेंस वाले जितने भी आपके लो सिस्टम्स होते हैं, जितनी मिसाइल्स वगैरह होती है वो डीआरडीओ के द्वारा बनाई जाती है। तो डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। क्लियर। और अगर हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव, इन्हों के द्वारा ही इस पोर्टल को शुरू किया गया है। अब इस पोर्टल में होगा क्या, तो इस पोर्टल में आप लोग देखो, धरणी का मतलब धरती से हो गया, मतलब भूमि से संबंधित ये पोर्टल है। तो धरणी जो है ना वो सभी भूमि और संपत्ति से संबंधित जो भी लेन देन होता है उसके लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है लेन देन का। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप किसी भूमि का, किसी भी संपत्ति का कोई लेन देन करते हो तो सभी चीज़ की जो जानकारी है वो आपकी ऑनलाइन जो है इस पोर्टल पे डाली जाएगी, ताकि किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी किसी के साथ भी ना हो। ठीक है, चाहे आप कृषि भूमि का कोई पंजीकरण करवा रहे हो या फिर अपने उत्तराधिकार को, मतलब जैसे पिता अपने बेटे को संपत्ति देता है, जो भी विभाजन आप कर रहे हो, दे रहे हो, वो प्रोसेस आपकी ऑनलाइन होगी सारी, पूरा उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जो है वो चंद ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ होते हैं ना बिचौलिया होते हैं, वो लोग अपना कमीशन मार लेते हैं, अब इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए ही तेलंगाना की गवर्नमेंट ने धरणी पोर्टल को शुरू किया है। कि तेलंगाना के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल का नाम क्या है, तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना देखो जो अलग हुआ था ना, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में। ठीक है, पहले पूरा आंध्र प्रदेश आपने देखा होगा ना, मैप मैंने आपको सिखा दिया है कैसे आप लोग याद कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो तमिलनाडु है एंड फिर आंध्र प्रदेश आता है और यहाँ पे तेलंगाना आता है। ठीक है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कौन से ईयर में, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ग्रीन टिक पहल IBE नोट की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर होगा इंडियन बैंक। तो देखो इंडियन बैंक क्या करना चाहता है, जो भी पेपर वगैरह वाले काम होते हैं उन सारी चीज़ों को पेपरलेस बनाने की कोशिश करी जा रही है, कि हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो जितने पेपर वर्क होते थे उन सभी को डिजिटल तरीक़ों से जो है वो किया जाएगा, ताकि जो पेपर है ना उसकी बचत हो सके और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सके हर चीज़। क्योंकि पेपर जो बनते हैं ना, पेड़ों से ही पेपर को जो है वो बनाया जाता है। तो एनवायरनमेंट को सोच के यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया है, किसके द्वारा, इंडियन बैंक के द्वारा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर एक नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच। अब ये आयोजित हुआ कहाँ पे है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका जो आयोजन हुआ है ना वो हुआ है बंगाल की खाड़ी में। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पे समुद्री अभ्यास किया जाएगा, मतलब एक तरीके की प्रैक्टिस की जाएगी दोनों देशों के बीच में। और ये जो हुआ था नौसैनिक अभ्यास, ये 4 से 5 अक्टूबर मतलब 2 दिन तक हुआ था, बंगाल की खाड़ी में जो है वो इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश, ध्यान रखना है, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस आता है। अगर हम बात करें टोटल पूरा, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इस बार महात्मा गांधी की 151 यानी 151 जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करी गई थी। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। जैसे महात्मा गांधी ने 1930 में, कब, 1930 में अहमदाबाद में दांडी मार्च करके ना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, भारत छोड़ो आंदोलन का ईयर तो 1947 में, और तभी गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ठीक है, तो ये 2 ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस बार कौन सी जयंती मनाई गई है? 151 जो जयंती है वो गांधी जी की मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसका नेम है अटल सुरंग, इसका उद्घाटन किसने किया है ना? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भाई नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये जो टनल है जिसका नाम क्या है? अटल टनल, ये जो नाम रखा गया है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ओके, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जिसकी अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो 9.2 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अब क्या होगा, देखो पहले क्या होता था, हर साल वहाँ पे ना बर्फ़ पड़ती थी, तो जो रास्ता था वो 6 महीने के लिए लगभग बंद ही हो जाता था समथिंग। अब इस टनल के माध्यम से जो रास्ता है, पहली बात तो बंद नहीं होगा, ऊपर से मनाली से जब हम लेह जाएंगे तो वो जो टाइम था जाने का वो भी इस टनल के माध्यम से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया CFO किसे नियुक्त किया गया है? और आंसर यहाँ पर होगा चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा को बनाया गया है स्टेट बैंक का नया CFO। इन्होंने जो जगह ली है ना, वो जो जगह ली है इन्होंने श्री वेंकट नागेश्वर की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। देखो CFO का मतलब क्या होता है? मुख्य वित्तीय अधिकारी। ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस ऑफिसर इसको इंग्लिश में कहते हैं। SBI की अगर हम बात करें तो 1955 में SBI की स्थापना हुई थी और मुंबई में SBI का हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो देखो दिनेश कुमार खारा है, क्योंकि रजनीश कुमार का जो कार्यकाल है वो पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो दिनेश कुमार खारा जी जो है वो उनके स्थान पर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एशिया का वह कौन सा देश है जिसमें 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो 5 पशु हैं वो इंडिया में बनाए जा रहे हैं। पशु पुल क्यों बनाए जाते हैं? देखो क्या होता है, जब मान लीजिए रोड है ना, आपकी रोड है, ठीक है ये, और यहाँ पे आप लोगों का जैसे मान लो कि कोई छोटा मोटा जंगल है, इधर भी कोई जंगल है, तो क्या होता है कि जो जंगल से जो जानवर होते हैं वो रोड पर आ जाते हैं, तो गाड़ियों से टकरा जाते हैं, उन्हें भी नुकसान होता है, इंसानों को भी नुकसान होता है। तो पुल से क्या होगा कि अगर उन्हें इधर से उधर जाना होगा तो वो ईजिली पुल के माध्यम से जो है वो जा सकती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, या फिर रोड बना दी जाएगी ऊपर, है ना, नीचे से वो निकल के चले आएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्रिजेस से ये हेल्प होगा कि इंसान और मानव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ना इंसानों को नुकसान होगा ना नुकसान होगा एनिमल्स को। तो इसके लिए ही इंडिया में 5 जो पशु पुल हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हाल ही में 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें जो हैं वो डोनेट करी हैं? तो भारत ने डोनेट करी है नेपाल को। ये जो बसेस डोनेट करी गई हैं नेपाल को, ये महात्मा गांधी की जो अभी जयंती हुई थी 151 है ना, 2 अक्टूबर के मौके पर, तो तभी ये जो बसें हैं वो यहाँ पर जो है एम्बुलेंस और जो बसें हो गई ये नेपाल को डोनेट की गई हैं। अगर हम बात करें टोटल भारत ने नेपाल को कितनी एम्बुलेंस जो है वो डोनेट की हुई है, तो 1994 से जो है वो भारत नेपाल को एम्बुलेंस डोनेट कर रहा है और अब तक टोटल 823 एम्बुलेंस जो है भारत के द्वारा नेपाल को दी जा चुकी है। देखो ये चीज़ें क्यों दी जाती है, एक दूसरे के कंट्री की हेल्प करने के लिए दी जाती हैं। कभी ऐसा हो कि इंडिया को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो ऐसा होता है ना कि हेल्प हो जाती है एक दूसरे कंट्रीज़ की। ठीक है, तो भारत ने किसको दी है? नेपाल को। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो वर्ल्ड जो टीचर्स डे है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी जो दिवस मनाया जाता है इसका मेन पर्पस वही है कि जो
टीचर्स होते हैं उनकी उपलब्धियों को चिन्हित किया जाता है, उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि भाई आपको सभी को पता है कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के, स्टूडेंट्स के जीवन में, है ना। तो इसलिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहली बार जो दिवस मनाया गया था वो 1994 से मनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो इस बार की थीम क्या है, क्योंकि थीम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते हो। तो इस बार की जो थीम है वो है लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग, थोड़ी बहुत राइटिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, री इमेजिनिंग दी फ्यूचर। ठीक है, ये इस बार की थीम है। मैं बोल देती हूँ, लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर, ये इस बार की जो है वो वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार के आप लोगों को एक वीडियो अलग से प्रोवाइड की गई है जिसमें हम लोगों ने ट्रिक से हर चीज़ याद करी है। ठीक है, तो देखो इस बार का जो नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी में वो इन तीनों को ही मिला है। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये जो उन्हें पुरस्कार मिला है 2020 का, क्यों मिला है? तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की जो खोज है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान किया है। तो इसी को देखते हुए हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, देखो नोबेल प्राइज़ जो दिए जाते हैं ना, 3 से ज़्यादा लोगों को संयुक्त रूप से नहीं दिए जाते, मैक्सिमम 3 लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य में शौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो शौर्य मिसाइल का परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा के बालासोर में इसका परीक्षण किया गया है। ये जो शौर्य मिसाइल है ये 800 किलोमीटर तक की जो है ना वो इसकी रेंज है। तो 800 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को मार सकती है। अगर हम बात करें शौर्य मिसाइल की तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो 10 मीटर ये लंबी है। लगभग इसका वज़न जो है वो 6.2 टन है। ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और शौर्य मिसाइल किस टाइप की है? तो ये बैलिस्टिक टाइप की है। बैलिस्टिक का मतलब क्या है कि ये घूम के अपने टारगेट पे लगती है, क्रूज मिसाइल सीधे अपने टारगेट पे लग जाती है। ये फ़र्क होता है दोनों मिसाइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है? देखो भौतिकी के लिए जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ इस बार का मिला है वो किस किस को मिला है? रोजर पेनरोज, एंड्रेज एमगेस और रेनहार्ड गेंसल। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों को ही यहाँ पर ये जो है वो संयुक्त रूप से दिया गया है। अब देखो ये दिया क्यों गया है? ये दिया इसलिए गया है कि इन्होंने ब्लैक होल की जो उत्पत्ति है उसमें एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया है और इसी को ही देखते हुए वर्ष 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है वो इनको मिला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रोजर पेन, मतलब ये इन सभी को ही जहाँ पर तीनों को संयुक्त रूप से ये प्राइज़ मिला है। ठीक है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? तो रसायन में नोबेल प्राइज़ मिला है इमैनुअल कार्पेंटियर को एंड जेनिफर एम डूडना को। इन दोनों को मिला है। ठीक है, नीचे का चार्ल्स एम राइस नहीं है, इनको इंक्लूड मत करना। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम में एक ऑप्शन मिलेगा बोथ ए एंड बी, दोनों, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। अब इन्हें क्यों मिला है? साइंस किस में मिला है इनको? केमिस्ट्री में। तो देखो केमिस्ट्री में इन्होंने जीनोम एडिटिंग के बारे में बताया है। क्या? जीनोम एडिटिंग की जो एक तकनीक है ना उसको विकसित किया है कि हम एक के जीन और दूसरे के जीन्स जो मिला के एक नई संरचना को पैदा करते हैं, उसके बारे में जो है वो इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और उसी के लिए ही इन दोनों को यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी डॉल्फिन डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है गंगा रिवर डॉल्फिन डे। क्यों मनाया जाता है इसी दिन? क्योंकि जो डॉल्फिन है ना, आपको पता है कि ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय जलीय पशु। तो 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य पर हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सिटवे बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा म्यांमार। ये तो सिटवे बंदरगाह है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे ओपन करा गया है। भारत और म्यांमार के बीच में जो ट्रेडिंग है, जो व्यापार है ना, वो अब इस बंदरगाह की वजह से आसानी से हो सकेगा। तो इसके लिए ही सिटवे बंदरगाह को, जो कि म्यांमार में लोकेटेड है, जो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार,
वहाँ पे इसको जो है वो इसको ओपन कर दिया गया है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा दोनों देशों के बीच में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, व्यापार होगा, तो संबंध भी अच्छे बनेंगे दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो याद रखना है, अगर पूछा जाए कि सिटवे बंदरगाह से किन दो देशों के बीच में व्यापार होगा, तो भारत और म्यांमार के बीच में। तो कैसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सनी को GI टैग दिया गया है? तो ये सिक्किम की है मिर्च, और ये मिर्च बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसका अगर हम प्राइस की बात करें ना तो 480 रुपये पर kg, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है ये, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अलग मिर्च है बिल्कुल। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें ना, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है, इसलिए इसको जो है वो इसका नाम डले खुर्सनी है, और इसको GI टैग दिया गया है। कौन से राज्य की है? सिक्किम की। क्लियर है। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो आप लोग ही बताइएगा। ठीक है, काफ़ी सारे चीज़ों के मैं बता चुकी हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को भी होमवर्क में देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ GI टैग आप लोगों को बताए हुए हैं जो 2020 में मिले हुए हैं राज्य के। देखो मणिपुर के जैसे काले चावल को मिला है, जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको दिया गया है, तो आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे आप लोगों को याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, साहित्य में 2020 का नोबेल प्राइज के विजेता कौन है? तो लुइस ग्लुक को मिला है साहित्य का नोबेल प्राइज। अगर हम बात करें साहित्य का जो नोबेल प्राइज है ना, ये दिया जाता है स्वीडिश अकादमी के द्वारा। ठीक है, और अगर हम लुइस ग्लुक की बात करें तो ये एक अमेरिकी कवि हैं, और इनको अपनी बेमिसाल जो ये कविताएं करती हैं ना, उनके लिए इनको इस बार साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजेश्वर राव को किस बैंक का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इनको जो नियुक्त किया गया है वो RBI के ये बने हैं नए डिप्टी गवर्नर। कौन? नाम ध्यान रखिएगा, राजेश्वर राव। अगर हम बात करें राजेश्वर राव ने जगह किसकी ली है, तो NS विश्वनाथन की जो है वो इन्होंने जगह ली है। ठीक है, आप लोगों को नाम इनका एग्जैक्ट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हाल ही में पिरुल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। देखो पिरुल क्या होता है ना, चीड़ के पेड़ की पत्तियां होती हैं, पिरुल इसको बोला जाता है। तो उत्तराखंड एक नई चीज़ शुरू करी है कि वो इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, और इसका यूज़ किया जाएगा भाई अपने स्टेट में यूज़ किया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और एक गैरसैंण है। गैरसैंण जो कैपिटल बनी है वो समर कैपिटल बनी है, और देहरादून जो है वो उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है। यहाँ के जो CM है उनका नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के जो CM है, और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। और यहाँ से सबसे एक फेमस चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 27 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है गुजरात में। तो गुजरात में एक तो जीरे का और एक सौंफ का, तो जीरे और सौंफ के बीच का जो पार्क है वो गुजरात में स्थापित किया गया, और ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क होगा। तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 28, देश का पहला कपास ब्रांड जिसका नाम क्या है? कस्तूरी कपास। इसका जो लोगो है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है ये स्मृति ईरानी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखो आज जैसे आप लोग देखते हो ना, जब आप कपड़े खरीदते हो तो उनका एक ब्रांड होता है ना, इसी तरीके से जो कॉटन है ना उसका भी एक ब्रांड यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसके नाम से ये जो कॉटन है ये पूरे विश्व भर में जो है वो इसका व्यापार किया जाएगा। जो कस्तूरी कॉटन होता है ना वो बिल्कुल एकदम ब्राइट वाइट कलर का होता है, चमकदार होता है, बहुत ही प्योर होता है, और ये एक तरीके से भारतीय का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो स्मृति ईरानी कौन है? ये केंद्रीय कपड़ा और महिला विकास मंत्री हैं, जिनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, 29 क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोनिका दास। मोनिका दास जो है वो पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको
पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। देखो वोटिंग वगैरह में जो आप देखते हो ना अधिकारी बैठे रहते हैं उनको पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। तो बिहार के चुनाव में इनको पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है और ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब किसी ट्रांसजेंडर को मतदान कार्य के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो मोनिका दास जो है ना वो पूरा एक बूथ है ना उसकी जिम्मेदारी संभालेंगी। ऑब्वियसली बिहार के चुनाव तो हो चुके हैं, आप सभी को पता है, बट ध्यान रखिएगा, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार के चुनाव हो चुके हैं और सीएम कौन बन गए? ऑब्वियसली अगेन नीतीश कुमार वहाँ के सीएम बन गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल बनी है, जिनको इस बार ये एक पहली ऐसी महिला है जिनको वायुसेना दिवस के अवसर पर युद्ध सेवा मेडल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था ना, तो अभिनंदन के साथ मिलकर F-16 विमान को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इनको युद्ध सेवा मेडल जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो 30 वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने अक्टूबर का एक पार्ट किया है अभी, ठीक है। एक पार्ट और करेंगे, आपको कुछ दिन में एक पार्ट और मिल जाएगा। तो पूरे मंथ के आप लोग अगर डेली करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग मंथली पढ़ लिया करो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।